हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हम सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 के लिए जो प्रीवियस पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। बाय पार्ट वीडियोस आपको मिल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम करेंगे नेक्स्ट पेपर सॉल्व। सीटेट पेपर जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर जो आ चुके हैं एग्ज़ाम में, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट पेपर सॉल्व। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविधतापूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन इसमें बात चल रही है विविध्यपूर्ण, मतलब कक्षा कैसी है, विविध्यपूर्ण है। इसमें सभी तरह के विद्यार्थी आते हैं, सभी अलग अलग मातृभाषा का यूज़ करते हैं अपनी संस्कृति के हिसाब से। उनकी भाषिक जो रूप है वो सबका अलग अलग है, ठीक है। वो अपनी संस्कृति की जो है वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, पारंगत मनोविज्ञानियों का प्रयोग करना चाहिए, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, या माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है शिक्षार्थी की बात चल रही है, उनकी भाषा की बात चल रही है, ठीक है। तो हम करेंगे, हम कौन से ऑप्शन के साथ जाना सही रहेगा भाई। वातावरणीय कारकों को अप्रमेय बनाने के लिए नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और माता पिता को इसमें सम्मिलित करना चाहिए, ये भी नहीं है। पारंगत मनोविज्ञानी का उपयोग करना चाहिए, नहीं। हमें अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का क्या कर लेना चाहिए, इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि वो सांस्कृतिक और भाषी रूप से अपनी मातृभाषा से पारंगत है या नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। फर्स्ट का है हमारा ए इज़ करेक्ट, फर्स्ट का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता या शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, या डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं के अतिरिक्त बोला है। क्या बोला है, के अतिरिक्त। तो आप देखिए, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन अतिरिक्त बोला कि अतिरिक्त के। तो हाँ, जब बच्चा गर्भ में होता है, अगर माँ कोई मदिरा सेवन कर ले तो उससे बच्चे के विकास पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है मंदबुद्धिता। हाँ, मंदबुद्धिता से अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है, बच्चे को दिक्कत आती है। नेक्स्ट, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार। हाँ, जब बच्चे का शैशव अवस्था में होता है और विकास हो रहा होता है तो उस टाइम अगर उसके दिमागी बुखार या बुखार चढ़ जाए तो उसके मानसिक विकास पर इसका फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ऑप्शन डी में दे रखा है शिक्षक की शिक्षण शैली, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सभी का फ़र्क पड़ेगा, ए बी सी, लेकिन डी का कोई इसमें रोल नहीं है। तो शिक्षक की शिक्षण शैली इसको प्रभावित नहीं करेगी, ना अधिगम अक्षमता उत्पन्न में कोई समस्या उत्पन्न होगी। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। तो 2 का डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मन करता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाएंगे, उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करेंगे। नेक्स्ट, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। नेक्स्ट, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख ले सकते हैं। तो हम ऑप्शन कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। उन्होंने इसमें भी क्या बोला है, इसमें भी के अतिरिक्त आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, इसमें भी के अतिरिक्त आया है। तो हम ऐसी योजना बनाएं कि उसे प्रदान के समूह में कार्य करे, विशेष बालक, ठीक है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि हम शिक्षार्थी की विविध आवश्यकता को पूरा करने के लिए युक्तियाँ बनाएंगे, ये भी सही है। क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। हाँ, टीचर को विश्वास रखना चाहिए। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बना सकते हैं। हाँ, लेकिन विशेष बालक को बेहतर देखभाल
करने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करेंगे। अलग करने का तो समावेशी विद्यालय में कुछ पॉइंट ही नहीं है, हम अलग नहीं करेंगे, ठीक है। ये नकारात्मक है, तो ये है, तो ये बी इज़ करेक्ट। इसके अतिरिक्त हम ये तीनों ए सी डी काम करेंगे, लेकिन ऑप्शन हम कौन से के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के अतिरिक्त बोला था, तो ऑप्शन बी गलत है, सही है, मतलब हमारे हिसाब से गलत है लेकिन उनके क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, थर्ड का बी इज़ करेक्ट। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन है? प्रतिभाशाली जो होते हैं शिक्षार्थी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, अभिसारी चिंतक या बहुत परिश्रमी। तो आपको पता है जो हमारे गिलफोर्ड हैं, गार्डनर हैं, इन सब ने बुद्धि के उसमें काम किया है, ठीक है, उन्होंने बुद्धि के बारे में बताया है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं, तो हमारा जो गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या ही बुद्धियाँ दी थी, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक गतिविधि, संज्ञानात्मक बुद्धि। तो लेकिन उन्हें प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की बात करें या गिलफोर्ड की बात करें, तो गिलफोर्ड ने भी बोला है कि जो हमारी गिलफोर्ड ने बोला है कि जो हमारी अपसारी चिंतक है, जो हमारी अपसारी चिंतक है, अपसारी चिंतक, हाँ, अपसारी जो चिंतक है वो ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी उसमें आते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी किस में आएंगे? वो आएंगे अपसारी चिंतक में, ठीक है। जो हमारे सर्जनात्मक भी होते हैं, जब हम सर्जन करते हैं, क्या करते हैं, सर्जनात्मक चिंतन करते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारे पास नई नई सोचें, नए नए विचार आते हैं, तो कब आएंगे, उस कौन से विद्यार्थियों में आएंगे? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। तो सर्जनात्मक चिंतन वाले ही विद्यार्थी का मूल रूप ही अपसारी चिंतन है, ठीक है। तो हम जाएंगे ए के साथ, फोर्थ का ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलिए 5, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक तरफ उच्च प्रेरणा वाले हैं, एक तरफ उच्च सर्जनात्मक वाले हैं, एक तरफ उच्च बौद्धिकता वाले हैं। तो ये जो आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, ये इसमें से किस में आ रहा है? ये आ रहा है लैम्डा से 2 लैम्डा के बीच। तो फिफ्थ का सी इज़ करेक्ट, क्योंकि उसमें उच्च प्रेरणा वाले भी आ गए, उच्च संरचनात्मक वाले भी आ गए और उच्च बौद्धिकता वाले के। देख रहे हैं आप सर्कल, इसका सर्कल, इसका सर्कल, तो तीनों के सर्कल से मिला के ये 3, तो इसमें कौन सा आएगा? फिफ्थ का सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे उचित माना जाएगा? शाब्दिक उचित पूछा है उसने। तो देखिए, गतिविधियों में शामिल करते हैं, बच्चों को उन गतिविधियों में शामिल करें जो तब वे जल्दी से डैश कर लेते हैं। केवल आ गया यहाँ पे, तो ये तो कट जाएगा। ऑप्शन को आप पढ़िए मत, केवल आ रहा है। केवल उनके कक्षा कार्य करेंगे। प्रत्यस्मरण, मतलब प्रत्यस्मरण आ गया, तो प्रत्यस्मरण तो रटाना नहीं है, यहाँ पे भी स्मरण आ रहा है। सांस्कृतिक रूप से निष्क्रिय स्मरण आ गया, गलत। कक्ष में उपयोगी विस्मरण, ये भी गलत। तो हम वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। तो 6 का सी इज़ करेक्ट। 6 का, क्योंकि हमें वास्तविक जीवन में उपयोगी जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें सिखानी होती है ताकि वो जल्दी से सीखा करें। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 6 का सी इज़ करेक्ट। 7 देखिए, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर हम कौन सी गतिविधियाँ कर रहे हैं? हम कौन सी गतिविधियाँ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सामूहिक गतिविधियों के स्थान पर, व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर हम सामूहिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर पीछे क्या विचार हो सकता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षकों के कार्य को सरल बनाने के लिए, या विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाने, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, गतिविधि को ढांचागत लागत को कम करना, या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना। नहीं, ये इस क्वेश्चन में डी है, क्योंकि नकारात्मक संवेगात्मक हमें जो नकारात्मक विचार है ना, संवेग है, इमोशन, उनसे नहीं उबारना, प्रतिस्पर्धा को अधिगम्य समान कर, नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7 का डी है ऑप्शन, 7 का डी ऑप्शन है इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन में जाएंगे। 8th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बच्चे जो हैं फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो निष्कर्ष निम्न में से किस मनोविज्ञान के द्वारा कार्य पर आधारित हो सकता है? वॉटसन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, बेंडूरा या थॉर्नडाइक।
तो ये होगा एल्बर्ट बंडूरा। तो हम बी के साथ जाएंगे क्योंकि एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी है, सामाजिक अधिगम थ्योरी, SLT कहते हैं हम, सामाजिक अधिगम थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभव दिखाए जाएं या उनसे उनको जब अवलोकनकर्ता के द्वारा सिखाना सार्थक होता है कि हम उसे प्रत्यक्ष दिखाएं। लेकिन जब उन्हें हिंसात्मक व्यवहार सीखेंगे तो बच्चा सामाजिक चीज़ों को देखेगा, सीखेगा। तो एल्बर्ट बंडो ने सामाजिक अधिगम पे अपनी थ्योरी दी है। तो 8th का बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस अनुकरण को क्या कहते हैं। तो वो अनुकरण मतलब बच्चे क्या होता है, नकल कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह बने। तो ये सीधे सीधे गौण अनुकरण है या सामान्यकरण है, प्राथमिक अनुकरण है, सामाजिक अधिगम है। ये सामाजिक अधिगम है, बच्चा जो है सोशल लर्निंग के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, तो ये अनुकरण कौन सा अनुकरण है, सामाजिक अधिगम। तो 9 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो हम तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए, प्राचार्य से बात करनी चाहिए, नहीं। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा से बाहर खड़ा करना, नहीं। उन्हें अपने अनुदेशन पे समय सारणी को, उनकी बैठने की व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन डी, क्योंकि हम जब विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनके टाइम टेबल के हिसाब से उनके बैठने की व्यवस्था और उनका अनुदेशन कार्य है उन पर परिवर्तन करना चाहिए। तो 10th का डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशेषताओं पर बल देना या पैटर्न से परिचित करना। तो हमें इस डैश के अतिरिक्त बोला है, तो समर्थन प्राप्त करना, विशेषताओं पर बल देना, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसमें जो B C D ये तो सही है लेकिन ए इज़ रॉन्ग। तो ए लेकिन वहाँ उन क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक है, तो हम ए के साथ जाएंगे, तो 11 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने जो है टैक्सोनॉमी जो दी है उसमें 3 प्रकार के वर्गीकरण दिए हैं। क्या दिए हैं, 3 प्रकार के वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष दिया है, ज्ञानात्मक पक्ष दिया है, भावात्मक पक्ष दिया है, ठीक है, और क्रियात्मक पक्ष दिए हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्रियात्मक पक्ष दिए हैं, तो ये किस में आते हैं, ये संज्ञानात्मक उद्देश्य में आते हैं। किस में आते हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं या पठन कौशल या उपलब्धि लक्ष्यों या संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो 12th का सी, क्योंकि ये सब किस में आते हैं, ये संज्ञान में आते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है संज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बे से 3 शिक्षार्थी हैं और अंग्रेजी करते हैं। ए को यह विषय रोचक लगता है तो वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी, अब देखिए रोचक लगता है, क्या लगता है, रोचक। तो हम रोचक से लगा सकते हैं, इसमें कौन सा 3 है, ये निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता। तो वो निपुण है, तो इसलिए उसको क्या है, निपुण है ना, निपुणता आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, निपुणता आ जाएगा। लेकिन वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा, कि उसे रोचक लगता है तो निपुण है वो। अंग्रेजी बे में आई है, अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है, ये तो ए है। बे अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, नहीं। तो वो अंग्रेजी इसलिए पढ़ रही है, तो उसे क्या हो रहा है, निष्पादन। बे में क्या आएगा, निष्पादन। और सी से जो है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वह प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड से प्राप्त करना चाहता है। तो कहाँ पे निपुणता पहले है, तो सी या डी में है, लेकिन निष्पादन सेकंड में कहाँ है, यहाँ। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 14, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। संबंध है उन्हें डैश थी। क्या हुआ, जब कारगिल जो में कैप्टन विक्रम बत्रा की बात चल रही है, तो उन्होंने क्या कहा है, पहली बात, ये आवश्यकता का कौन सा सिद्धांत है, ये आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था।
ठीक है। पदानुक्रमिक सिद्धांत है जिसमें पहले शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं, उसके बाद उनको क्या, उसके बाद मैंने आपको बताया था सुरक्षा चाहिए, उसके बाद उन्हें आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि, है ना, ये स्वयं। ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा लेवल है? सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो हालांकि उनकी सुरक्षा आवश्यकता का उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने देश के बचाने के लिए कौन से पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत से रिलेटेड है? ये सबसे आत्मसिद्धि की प्राप्ति है। अपने अनुरोध संबंधी गुलापेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति नहीं, ये सब आत्मसिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो 14 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? 15 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इसमें ए है ऑप्शन निरंतर पुनर्बलन, दंड या भौतिक भर्त्सना या आंशिक पुनर्बलन। 15 का हम बात करें तो हम जब जब बच्चा अधिगम करता है तो क्रिया को हम धीरे धीरे, अब बच्चा क्रिया कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो अभ्यास कर तो रहा है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना बंद कर देता है। तो क्या होता है, जब वो धीरे धीरे अभ्यास करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे अभ्यास करना बंद कर देता है तो विलोपन क्या, प्रतिक्रिया का विलोप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब बात करें हम अधिगम की, तो अधिगम या सीखना है, प्रतिक्रिया करना के बाद बच्चे को क्या मिल रहा है? आंशिक पुनर्बलन दे रहे हैं हम, आंशिक पुनर्बलन दे रहे हैं, तो प्रतिक्रिया का विलोप होना उसके बाद कठिन हो जाता है। ठीक है। क्रिया धीरे धीरे अभ्यास करना बंद कर रहा है तो प्रतिक्रिया विलोप होगी, लेकिन जब प्रतिक्रिया धीरे धीरे कर रहा है, हम उसे आंशिक पुनर्बलन दे रहे हैं, तो प्रतिक्रिया का विलोप होना बाद में कठिन हो जाता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, 15 का डी इज करेक्ट। तो आज हमने इतना ही करा। आज हम 15 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कल से करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।